प्यारे साथियों, क्या आप भी फिजिक्स के वे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो जिनकी मदद से आप 11th और 12th के डेरिवेशंस बहुत ही आसान तरीके से बना सको। प्यारे साथियों, कई बच्चे 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ अव्यवस्थाओं के चलते उनसे 11th का बहुत सारा सिलेबस छूट जाता है। तो 12th में वे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो ज्यादा मदद करते हैं, 11th के वे कौन से फार्मूले, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक जो आपको फिजिक्स के डेरिवेशंस को समझने में बहुत आसान कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास जिसमें हम फिजिक्स वाली मैथ भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चों फिजिक्स वाली मैथ की मदद से आप फिजिक्स के ना सिर्फ डेरिवेशन करते हो बल्कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो। प्यारे साथियों, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने वाली है। मैं खुद कहता हूं, ये मेरी एक ऐसी क्लास है बच्चों जो मैं पिछले वीडियो कितने भी बनाए होंगे, लेकिन आज ये वीडियो लेक्चर, ये सेशन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को अगर पता हो तो आपको फिजिक्स के डेरिवेशंस करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बच्चों, आपके 11th के मात्रक तथा मापन, विमा से लेकर के गति के समीकरण भी कौन से महत्वपूर्ण हैं जो जरूरी होते हैं, बल का सूत्र, न्यूटन के नियम, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का नियम, और 12th में मैथ के भी कौन से टर्म्स हैं, कौन से सूत्र हैं जो आपको ज्यादा मददगार साबित होंगे। अवकलन क्यों प्रयोग किया जाता है डेरिवेशन में, समाकलन का यूज क्यों होता है, ट्रिगोनोमेट्री के कौन से सूत्र, और सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण, वेक्टर का यूज कब और कैसे कहां करना है। फिजिक्स के अगर इन पहलुओं को कोई भी स्टूडेंट समझ लेता है तो उसके लिए फिजिक्स के डेरिवेशन हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना हो, वो बहुत आसान लगने लगता है। तो क्या आपको भी लग रहा है ना कि ये वीडियो वाकई में, ये वीडियो लेक्चर मेरे लिए वाकई में भैया बहुत अच्छा लेकर के आए हैं? तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाओ, पेन और कॉपी निकाल लो और इसका एक एक कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा जो भी मैंने बताया है। और मेरी मेहनत के लिए आप सभी से बस इतना गुजारिश है, इन सभी फार्मूलों को जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने स्वयं सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं। मैंने पीडीएफ नहीं बनाया सिर्फ इस वजह से ताकि बच्चे हमारे प्रेरित हों, मोटिवेट हो करके। अगर मैंने एक एक शब्द सा, अक्षर सा आपके सामने पीडीएफ लिखा है तो आपके सामने भी, आपको भी अपनी कॉपी पर ये सारे फार्मूले लिखने होंगे। एक चार्ट पेपर बना करके इन सभी चीजों को एक जगह लिख लेना। मैं फिर कहता हूं, इनकी मदद आपको हर जगह पर आगे पढ़ने वाली है। फिजिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सेशन में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी के लिए बच्चों मैं लेकर के आया हूं, सबसे पहला बिंदु है मात्रक, मापन और विमा। बच्चों, टोटल मैं इस लेक्चर में आपके बीच 9 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, और ये 9 बिंदु आपके फिजिक्स को बहुत आसान बना देंगे। सबसे पहला, बच्चों को समझ में ये नहीं आता विमा कैसे निकालना होता है। तो आप पहला चैप्टर 11th में पढ़े होंगे, मात्रक तथा मापन और विमा, मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशंस। विमाएं जो होती है बच्चों, वो मात्रकों को ही व्यक्त करने का एक तरीका होता है। हम भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ मूल भौतिक राशियां निर्धारित कर रखे हैं, जिनकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है। 7 मूल भौतिक राशियां हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज केवल 7 है, और उसके अलावा जो भी भौतिक राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें बोलते हैं। हालांकि 2 पूरक राशियां भी होती है, घनकोण और कोण। लेकिन बच्चों, 7 मूल भौतिक राशियां सबको पता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, ये मूल मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, अब इनको विमा में किस प्रकार से लिखा गया है, बहुत जरूरी चीज बच्चों। जैसे आप देखते होंगे, एक क्रिकेट का खिलाड़ी कई तरह के शॉट्स खेलता है। हालांकि 6 मारने का तरीका, कवर के ऊपर से भी छक्का लग सकता है, बॉलर के सर के ऊपर से भी छक्का लगाया जा सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट भी लगता है, अपर कट भी लगता है, अर्थात छक्का मारने के कई सारे तरीके हैं। आप देखते हो व्यंजन बनते हैं, मैदा से मोमोज भी बनता है, आपके माइक्रोनी पास्ता, ये सब भी बनता है। तो सोचो, एक ही है,
एक वस्तु से हम कई चीजें कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मात्रकों को रिप्रेजेंट करने का, मात्रकों को व्यक्त करने का एक नया तरीका आया, विमा। अब विमा में कैसे, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए बच्चों एल लिखते हैं, मात्रक ऐसे इसका मीटर, लेकिन विमा इसकी एल लिखते हैं। द्रव्यमान अर्थात मास, मास का मात्रक किलोग्राम है, लेकिन विमा में इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। समय, समय मतलब टाइम, टाइम का मात्रक जो है वो तो सेकंड है, लेकिन विमा में कैपिटल टी लिखते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के लिए मात्रक एम्पियर लिखते हैं, लेकिन ए या आई से इसकी विमा लिखा जाता है। कई पुस्तकों में आई लिखा होता है, कई पुस्तकों में ए लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे कैपिटल के या थीटा से लिखा जाता है। इसी प्रकार कैंडेला और जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, सीडी और एमओएल मतलब मोल लिखते हैं। इन सब की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऊपर की 5 भौतिक राशियों की। आपने मात्रक पद्धतियां भी पढ़ी, एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, ये 4 पद्धतियां होती हैं। आपने कन्वर्जन देखा होगा मात्रकों का, कि कई बार मात्रक जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो मात्रक सीजीएस में, एमकेएस में, माइक्रो कूलाम में, है ना, ये क्यों होता है? कई बार अन्य मात्रकों के रूप में हमें दे दिया जाता है, और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत एक जरूरी चीज ध्यान रखनी होगी, यूनिट कंसिस्टेंसी, अर्थात यूनिट एक पद्धति की हो, चाहे एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस कैसी भी एक पद्धति की हो। हालांकि हम लोग सबसे ज्यादा जो हमारा आंसर आता है वो एमकेएस पद्धति में आता है, इसलिए एमकेएस का सीजीएस से देखो संबंध दिया गया है कि जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ग्राम क्या है? सीजीएस मात्रक, किलोग्राम एमकेएस मात्रक, किलोग्राम एसआई मात्रक भी है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक हुआ, और मीटर जो हुआ एसआई कह लो या एमकेएस कह लो। एसआई और एमकेएस एक समकक्ष मात्रक है, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियों में एमकेएस और सीजीएस पद्धतियों में संबंध है। मैंने ये 2 उदाहरण के रूप में बताए। इसी प्रकार आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां पर मात्रकों का कन्वर्जन करने के लिए आता है। कई बार मात्रक सीजीएस में दे दिया जाता है, उसे एमकेएस में लिखना होता है, तो ये चीज जरूर याद रखना, मात्रकों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? तो त्वरण है, बल है, कार्य है, वेग है, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। अर्थात ये मूल राशियों को छोड़ करके अन्य जितनी भी राशियां हैं सब व्युत्पन्न राशियां। सर व्युत्पन्न राशियों की संख्या तो फिर बहुत है, बलागुण है, जड़त्वागुण है, प्रत्यास्थता है, तो ये सब बच्चों क्या है? आपके व्युत्पन्न राशियां हैं। विमा क्या होता है? विमा, बात समझ लेना, विमा होती है मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें। मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें जो होती हैं बच्चों, वो विमा होती हैं। हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना चाहते हैं अगर विमाओं में, तो हम मूल मात्रकों पर घातें लगा करके व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेग की विमा लिखनी है तो वेग का मात्रक पता होगा तब जब आपको वेग का सूत्र पता होगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब एक लंबाई है जिसका मात्रक होगा मीटर, समय मतलब सेकंड, तो इसका वेग का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से सुनते जाओ। मीटर के लिए मैंने कहा विमा क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे भाई, लंबाई का मात्रक हुआ ना मीटर, और मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? विमा में एल लिखते हैं, एल लिखेंगे। सेकंड, समय के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं, समय के लिए कैपिटल टी विमा लिखते हैं। लेकिन विमा में घातें लगती हैं, मूल भौतिक राशियों पर, मूल मात्रकों पर घातें लगने वाली हैं। ये लिखा हुआ है मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें, तो एल टी लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो अब टी है, टी की पावर, ये नीचे 1 लिखा हुआ है, ऊपर जब अंश में लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जो भी विमा लिखी जाएगी हमेशा अंश में लिखी जाएगी, हमेशा अंश में ही लिखी जाएगी। तो एल टी -1, एल टी -1 ये हो जाएगी बच्चों वेग की विमा, एल टी -1। तो यहां पर जो घातें लिख रही हैं, यहां पर घात है 1 और यहां पर घात है -1, इसका मतलब ये जो ऊपर लगने वाली घातें हैं इन्हें ही विमाएं कहते हैं, ठीक है। तो पूरी बात हम इस प्रकार से बोलते हैं, जब भी जैसे वेग की विमा लिखना है तो हम ये बोलेंगे एल टी -1, एल टी -1। घात बोल के नहीं बोलेंगे कि एल टी की पावर -1, ऐसा नहीं, एल टी -1, ठीक है।
तो ये होती है विमाएं। आप किसी को विमा में कोई दिक्कत, ये सातों याद रखना और इनके सहारे आप किसी का भी निकाल सकते हो। बस उसको तोड़ तोड़ करके, जैसे बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, सर एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब एमकेएस मात्रक में उसे तोड़ो पहले, क्योंकि आप एफ बराबर एम ए तो पढ़े हो ना, तो एम मतलब किलोग्राम, ए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए एम लिखोगे, मीटर के लिए एल लिखोगे, और टी की पावर 2, सेकंड स्क्वायर के लिए टी की पावर 2 लिखोगे हर में, लेकिन वो ऊपर लिखा जाएगा तो t-2 लिख जाएगा, t-2 हो जाएगा, तो mlt-2 ये बल की विमा हो गई। इसी प्रकार कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मतलब एक एल और आ जाएगा, बल की विमा में ही बच्चों बल गुणे विस्थापन कार्य बराबर, तो बच्चों एक एल और आ जाएगा तो ये L2 बन जाएगा, ml2t-2 हो जाएगा, ml2t-2 हो जाएगा। तो बस मेरा बताने का ये उद्देश्य है, आप किसी भी भौतिक राशि की विमा बता सकते हो, बस ये कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। क्या आपको अब ये पहला बिंदु पूरा समझ में आ गया? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये सेशन अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, पूरा वीडियो एंड तक देख लिया, मैं कह रहा हूं अपने दोस्त को भेजने पे आप मजबूर हो जाओगे। जो दोस्त आपको परेशान करता है ना कि भाई ये बता दो ना यार मैथ में कैसे होता है, ये वाला चीज बता दो ना, अगर आपने आज तक नहीं जाना है कि समाकलन का अवकलन का प्रयोग आखिर फिजिक्स के डेरिवेशन में होता क्यों है, तो आज मैं बताने वाला हूं। ये पूरा लेक्चर, ये पूरे एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी कोई या चार्ट पेपर में अलग अलग पॉइंट बना के नोट कर लेना और याद कर लेना एक एक चीज को। मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी न्यूमेरिकल हल करोगे, डेरिवेशन हल करोगे, उसके कुछ पॉइंट्स जरूर लिख डालोगे, क्योंकि आपको यार बेसिक चीजें तो ये पता ही हैं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सभी चीजों की। तो मुझे लगता है मात्रक तथा मापन और विमा से संबंधित इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना। आइए अगले बिंदुओं पर चलते हैं जिनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। बच्चों अगला है गति विज्ञान मैकेनिक्स, जिसमें से सरल रेखीय गति में अगर कोई वस्तु चल रही होगी, अगर कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर चल रही हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तब बच्चों क्या होगा, ये गति के समीकरण होते हैं। पहला गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हर जगह जरूरत पड़ती है। JEE का एंट्रेंस एग्जाम दो, नीट का एंट्रेंस एग्जाम दो, CUET का दो, नेस्ट का दो, कई प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं उनमें जगह जगह पर फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वहां पर ये इक्वेशन पूरी आपसे पूछी जा रही। 12th का क्लास कर रहे हो, 12th के चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन इनकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ी जा रही है, जबकि ये है 11th में। तो गति के समीकरण 11th में नहीं 9th में भी पढ़े हो, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको फिजिक्स में अगर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, तो ये सब चीजें फंडामेंटल हो गई कि अगर कोई कण, कोई पार्टिकल सरल रेखीय गति कर रहा होगा तो वहां पर हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। ये यहां पर u होता क्या है, प्रारंभिक वेग होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, s विस्थापन या दूरी। सर विस्थापन या दूरी दोनों क्यों कैसे हो सकती है, चाहे विस्थापन बोलो चाहे दूरी बोलो, सरल रेखीय गति में दोनों समान होती है। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा वाली गति में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर ही होती हैं। भाई आपको पता है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कोई यहाँ पर गया, अपने घर से निकल के अपने स्कूल गया, तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल सीधे वाली दूरी, ये विस्थापन होगा। लेकिन दूरी क्या होगी, चले गए पथ की लंबाई, जिससे वो चला है, जिस पर घूमते घूमते वो पहुंचा, इस पूरे पथ की लंबाई क्या होगी, दूरी होगी, और ये क्या होगा, विस्थापन होगा। तो ये चीज आप लोगों को पता है, लेकिन सरल रेखीय गति में तो भाई जब सीधी रेखा है तो वही दूरी वही विस्थापन। तो इस प्रकार से ए क्या होता है, त्वरण, टी क्या होता है, समय, ठीक है। ये इक्वेशंस आप लोग याद रखोगे, प्रॉमिस, सभी लोग प्रॉमिस करते हो, ठीक है। और ये चीज याद हो जाए भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मेरे लिए कुछ शब्द लिख देना, अपने लिए कुछ शब्द लिख देना मोटिवेशन के लिए। हमें मोटिवेशन बहुत पसंद है और मुझे आप लोगों का मोटिवेशन बहुत पसंद आता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो। और ये क्लास कैसी लगी इसको तो जरूर लिखना है, कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आए एक एक बात लिखना है भाई। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ। अब इसकी जरूरत बहुत पड़ती है,
कई जगह पर जब फिजिक्स के डेरिवेशन आप 12th में सॉल्व कर रहे होते हो वहां पर इनकी जरूरत, इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है। जड़त्व का नियम, पहला नियम क्या है कि किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात F एक्सटर्नल अगर क्या है, शून्य है, तो वह वस्तु अपनी ही अवस्था में बनी रहेगी। गति कर रही है तो गति करती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। दूसरा नियम है F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, अर्थात बच्चों संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जिस वस्तु पर हम, कोई वस्तु, कार खड़ी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, उस पर जो धक्का लगाएंगे तो हमारे द्वारा लगाया गया जो बाह्य बल है वो उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये होता है दूसरा नियम, जिससे हम लोग बल का मान प्राप्त करते हैं, F बराबर ma। कई बार बच्चों से जब न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम पूछा जाता है तो सीधे कहते हैं बराबर ma, बल्कि ये गलत है। ये नियम है आपका कि लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। हमेशा ये नियम बताया जाना चाहिए बच्चों से। ये अगर रट रहे हो तो बिल्कुल गलत रट रहे हो, बिल्कुल गलत रटाया जा रहा है आपको। तीसरा नियम, आपको कूलाम का नियम ही देखो, सदिश स्वरूप जब व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तब उसमें ये आता है। अर्थात कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम का पालन करता है। गतिविषयक तृतीय नियम यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं, हमारे द्वारा किसी वस्तु को धक्का दिया गया तो उस वस्तु के द्वारा हमारी हथेली पर भी उतना ही बल लगाया जाएगा। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वास्तव में इस दुनिया में अकेला बल संभव ही नहीं है, कोई एक चीज सिंगल नहीं है। बल क्या कभी सिंगल है? नहीं, बल हमेशा कपल में है। एक ऐसी यही चीज दुनिया में कभी सिंगल नहीं है। हाँ सर, बड़ा मजा आया सर कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी सिंगल नहीं होती, हमेशा डबल, हमेशा जोड़े में। कहीं पर भी कोई बल अप्लाई हो रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा बल कार्य कर रहा होगा, समान परिमाण का। सिंगल बल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंगल बल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वाह न्यूटन सर, क्या गजब बात बोल के गए सर। सिंगल नहीं छोड़ा, बल को सिंगल नहीं छोड़ा, कपल में आता है बल, कपल में। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर, समझ गए। स्प्रिंग बल की जरूरत आपको पड़ेगी, कहीं पर पड़ जाती है। अर्थात किसी स्प्रिंग को जब हम पकड़ करके खींचते हैं, किसी स्प्रिंग को जब हम पकड़ करके खींचते हैं, मान लो हमने वो स्प्रिंग पहले ऐसे थी, बाद में हमने खींच के ये देखो इसके घेरे बड़े बड़े हो गए, है ना। पहले इतना था, अब यहां से लेकर के यहां तक हमने x डिस्प्लेसमेंट उसमें कर दिया, अर्थात उसका विस्थापन x बढ़ा दिया, खींच के खींच दिया। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग जब खींची तो जो विस्थापन हुआ वो इस दिशा में हुआ, और स्प्रिंग में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करने लगा। जो हमने बाह्य बल लगा रखा है उसके अंदर स्प्रिंग का बल एक कार्य कर रहा है अंदर की ओर, जो कि है विस्थापन के विपरीत। इसीलिए ये बच्चों F माइनस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्प्रिंग बल है और इसीलिए F इक्वल टू माइनस kx आता है। k क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, स्प्रिंग बल का एक नियतांक है। ठीक है, याद रखोगे, ये जरूरत पड़ जाती है 12th के डेरिवेशंस में, इसलिए मैंने बता दिया। तो 3 बिंदु हो गए। आइए चौथा बिंदु, वृत्तीय एवं घूर्णन गति, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, सर सरल रेखीय गति तो पढ़ ली, सरल रेखीय गति के अलावा अब वृत्तीय गति की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? वृत्तीय गति बच्चों तभी संभव है जब वस्तु में अभिकेंद्र बल लग रहा होगा। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, इस चीज को फील करना। कोई भी चीज हो ना, एक्टिविटी के साथ याद करना, लंबे समय तक दिमाग में याद रहेगी। और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, दूसरों के बीच आप अपनी बात को रख सको। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि हम जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या उसे दूसरों को डिलीवर कर पाने में, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने खड़े हो पाने में क्या सक्षम है? क्या मैंने रट करके बातें रखी हैं? नहीं भाई, हम समझा सकते हैं एक एक बात को। वृत्तीय गति संभव ही नहीं है बिना अभिकेंद्र बल के। सर ये अभिकेंद्र बल कहां से आता है? अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है,
ये कभी गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल बन जाता है, कभी वैद्युत बल ही अभिकेंद्र बल बन जाता है। अर्थात अभिकेंद्र बल कोई मूल बल नहीं है, प्रकृति का कोई मूल बल नहीं है, ये बस किसी बल का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। लेकिन बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय गति कोई भी कण कर रहा होगा उसमें एक समान वेग कभी नहीं हो सकता, एक समान चाल हो सकती। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट रटो नहीं, फिर सीखो। एक समान चाल हो सकती, वेग नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि वेग में लगातार उसकी दिशा बदल रही होगी और वेग एक सदिश राशि है। त्वरण भी कभी भी एक समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिशा वेग की बदल रही है तो त्वरण की भी बदलेगी, सदिश राशियां। तो वृत्तीय गति में एक चीज तो कंफर्म है, वेग और त्वरण कभी भी एक समान नहीं हो सकते। क्या बात बता दी सर, मजा आ गया। अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव किधर होती है बच्चों? सेंटर की ओर होती है। इसका मान होता है mv²/r। m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान, v उस वस्तु का वेग, r उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। यहां पर अभिकेंद्र त्वरण क्या है? जो अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर ही होता है। अभिकेंद्र त्वरण एक तो उसका रेखीय त्वरण भी होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि रेखीय त्वरण नहीं है। एक तो उसका रेखीय त्वरण जिसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं AT, और एक केंद्र की ओर ही कार्य करने वाला त्वरण है एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। AC बराबर v²/r, v²/r। याद रखोगे, ये अभिकेंद्र बल के लिए बातें याद रखना, ठीक है। यहीं पर कोणीय वेग पढ़ लो। कोणीय वेग कितना चला, कितने कोण वो घूमा। वृत्तीय गति में क्या होगा भाई? केंद्र पर खड़े हो जाओगे, ऐसे देखोगे वो कितना कोण घूमा। कोणीय विस्थापन निकालना है। कैसे निकाला जाएगा कोणीय विस्थापन? वृत्तीय गति में सर विस्थापन होगा ना भाई, कोणीय वेग होगा। ये क्या है? थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, कैसे निकालेंगे कोणीय विस्थापन? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही होगी तो हम केंद्र में खड़े होंगे और यहां से यहां तक गई तो हम ऐसे देखेंगे, टिक 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 टिक। अब हमारी गर्दन यहां पर, पहले हमारी आंखें बिल्कुल सीधे थी, घूम करके इतना गई, तो इतने के बीच में ये जो बना कोण है वही उसका कोणीय विस्थापन होगा। और इतने में जो लगा समय है, इसीलिए कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ओमेगा से लिखा जाता है। जब पूरा एक चक्कर घूम लेता है तो थीटा कितना हो जाएगा? 2π, मतलब 360 डिग्री। जब कोई वस्तु एक चक्कर पूरा घूम जाएगी तो ओमेगा बराबर 2π/T। ये एक चक्कर के लिए है, एक चक्कर के लिए है, एक चक्कर के लिए। जड़त्वाघूर्ण घूर्णन गति में काम करता है। सर घूर्णन गति क्या होती है? जिस प्रकार से हाथ वाला फैन देखे हो, हैंड फैन, टक 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 टक। जब हम गर्मियों के दिनों में AC और पंखा, लाइट चली जाती है तो भाई हैंड फैन लेकर के बैठ जाते थे पुराने टाइम पे। अब तो भाई इन्वर्टर है, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, तो आदमी पंखे में बैठा हुआ है। लेकिन भैया हैंड फैन अब भी गाँव में चलता है, लिए बैठे रहते हैं, दादाजी लोग चलाया करते हैं, है ना। वो क्या है? डंडी अक्ष हो गई, वो डंडी क्या हो गई? अक्ष हो गई। और ये डंडी अक्ष है और इसके अनुदिश ये कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है जो इसके चारों ओर घूम रहा है, जो इसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये बच्चों घूर्णन गति होगी। घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण होता है। जो रोल द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है, वही रोल जड़त्वाघूर्ण का घूर्णन गति में होता है। सर द्रव्यमान और जड़त्वाघूर्ण दोनों एक जैसी बातें हैं क्या? हाँ बिल्कुल। घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण जो होता है वो घूर्णन गति का विरोध करता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान, मतलब जैसे आपका द्रव्यमान, जब आप चलोगे तो आपका द्रव्यमान विरोध करेगा ना। चलो भैया, भाई आपका भार जितना ज्यादा होगा, आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, क्या होगा? आप गति का विरोध करेगा ना। वो तो आप कहोगे कि अरे चलो यार थोड़ी दूर और चलना है। तो वही चीज है यहां पर जड़त्वाघूर्ण। इसका मान I = mr² होता है। कोणीय संवेग, जैसे आपने रेखीय गति में यहां पर नहीं तो यहीं पर देख लो, संवेग P = mv पढ़ते हो ना। m क्या है? मास है। v क्या है? वेग है ना, वेग। और ये क्या है? द्रव्यमान। संवेग पढ़े हो ना। वेग के साथ हर एक वस्तु का संवेग अलग अलग हो सकता है। भारी वस्तु और हल्की वस्तु, एक गुब्बारा, एक गेंद, दोनों को ऐसे बराबर बल से धक्का दे दो, वेग दोनों में बराबर है,
लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, उसका ज्यादा संवेग होगा। क्यों? इसीलिए भारी वस्तुएं ज्यादा दूर तक चली जाती है। इस वजह से बच्चों द्रव्यमान जिसका ज्यादा, इसलिए वो संवेग होता है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग। तो यहां पर बच्चों देखो, ये भी कोणीय संवेग है, ये कोणीय वेग और ये द्रव्यमान। वेग और ये जड़त्वाघूर्ण। कोणीय संवेग भी वैसा ही है जैसा रेखीय संवेग है, बस जो द्रव्यमान का रोल है वो यहाँ पर जड़त्वाघूर्ण का रोल है। जो यहाँ पर रेखीय वेग था वो यहाँ पर कोणीय वेग है। L बराबर I ओमेगा। इसे ये भी लिखते हैं L बराबर mvr। mvr, ये mv क्या है? P, और इनटू में ये r बच्चों। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, ये हम ऐसे लिखते हैं बच्चा पार्टी, R क्रॉस P। ठीक है, रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण। इसी जगह एक टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा काम करता है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसे हम क्या कहते हैं? टार्क। बल आघूर्ण क्या होता है? बहुत ज्यादा काम आता है। अभी मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? कई बार हम किसी वस्तु पर केवल बल लगा करके वस्तु को नहीं खोल सकते। जैसे कि दरवाजे को हमें खोलना है, तो ये मान लो ये दरवाजे दीवार के पास वाला, ये ऐसे दरवाजा लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये दरवाजा लगा हुआ। सर कैसा दरवाजा बना रहे हैं आप? ये दरवाजा लगा हुआ है बच्चों, ये तो दीवार थी और ये दरवाजा लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, दरवाजे पर हत्था यहां पर ही क्यों लगाया जाता है? यहां पर क्या लगे हुए हैं? कब्जे लगे हुए हैं। कब्जे मतलब जहां पर दरवाजा जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहीं पर फोर्स लगाऊं, एकदम दीवार के पास में दरवाजे को फोर्स लगाऊं, क्या दरवाजा खुलेगा? धक्का देंगे खुलेगा? नहीं, नहीं लगे खुलेगा। अपनी ओर खींचे, नहीं खुलेगा। वहीं पर अगर लगा रहे हैं हम फोर्स, यहां भी फोर्स हम यहां भी लगा रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस r और अब फोर्स हम यहां पर अप्लाई करें, अब फोर्स हम अप्लाई करें, तो भैया दरवाजा खुल जाएगा। अर्थात घूर्णन गति में बल आघूर्ण बच्चों कहां पर संभव होता है? बिना बल आघूर्ण के घूर्णन गति संभव नहीं है। बिना बल आघूर्ण के घूर्णन गति संभव नहीं है। और बल आघूर्ण टाउ बराबर बच्चों क्या होता है? r क्रॉस F। सदिश गुणनफल में हम ऐसे ही लिखते हैं, R क्रॉस F। F क्रॉस R नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। R से F के लिए डिस्टेंस और फिर लगाया गया बल। तो बच्चों यहां से टाउ बराबर आता है, टाउ बराबर आता है FR साइन थीटा। FR साइन थीटा। इसीलिए कहते हैं भाई, एक ये क्या है? बल, और ये R क्या है? क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये क्रिया रेखा सर कौन सी? जो हम बल लगा रहे, धपाक धपाक धक्का दे रहे, तो वो क्रिया रेखा अंदर की ओर, और उससे ये लंबवत दूरी है R डिस्टेंस। ये लंबवत दूरी है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। टाउ बराबर FR साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों ने ये R की वैल्यू सब निकाल के अच्छे से लिखा था। टाउ बराबर P साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण आता है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, वहां बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म बच्चों क्या होता है? बल आघूर्ण के में एक बल कार्य कर रहा है और बलयुग्म में होता है दो बल कार्य कर रहे होते हैं। जैसे नल की टोटी खोल रहे हो, ताले में चाबी लगा करके खोल रहे हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? बस दो बल कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग। उंगली से बल लग रहा है, जब आप चाबी घुमा रहे हो तो देखो अंगूठा ऐसे पकड़ के देखो, फील करो, ऐसे देखो, अंगूठा ऊपर की ओर लगा रहा है, उंगली जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर ऐसे बल लगा रही है। तो जब ये हो गया उंगली का बल, ठीक है, और ये F2 हो गया अंगूठे का बल। लेकिन यहां पर F1 और F2 बराबर होते हैं, बलयुग्म होता है। ये बलयुग्म होता है। क्या होता है बच्चों? बलयुग्म। तो ऐसी स्थिति में भी बल आघूर्ण ही कार्य करता है, तभी घूर्णन गति संभव हुई, तभी आप बोतल का ढक्कन खोल पाओगे, तभी आप ताले में चाबी लगा करके खोल पाओगे, ये चीज। तो बलयुग्म में भी वही होता है। बलयुग्म का बल आघूर्ण अगर बोला जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण, तब भी यही सूत्र हम लगाएंगे। बस उसमें बल का मान, जो दो बल हैं उसमें भी एक ही बल का परिमाण लिखना होता है, बस दो नहीं, एक ही बल का परिमाण। ठीक है, आइए अगले बिंदु पर, गुरुत्वाकर्षण। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस प्रकार से आप किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हो,
कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान में r स्क्वायर 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो, ये होता है दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, एक इंसान, ये कैमरा रखा हुआ है, इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये होगा, ठीक है। एफ जी बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान में r स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल फैला हुआ है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। 12th में इसी प्रकार आप लोग क्या पढ़े भाई? कूलाम का नियम पढ़े। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Fe बराबर K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ये सर K क्या है? 1/4πε0 है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। सेम है, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल सेम दिखाई दिए? हाँ सर बिल्कुल सेम दिखाई दिए। 5 पॉइंट हो गए। गणितीय उपकरण त्रिकोणमिति। आइए भाई, त्रिकोणमिति का यूज होता है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लो। समकोण त्रिभुज का तो बहुत यूज होता है। लंब, कर्ण, आधार। आपको पता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब और आधार फिक्स नहीं होता, लेकिन ये याद रखना, जिस तरफ कोण दिया जाएगा उसी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। और जो बची शेष भुजा वो आधार लिखेंगे। एक रूल याद रखना, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ये दो चीजें याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है सर? पहला रेशियो जो है L बटे K, ये होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, जो कि साइन थीटा के लिए। फिर कॉस थीटा के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े ना, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो बच्चों साइन के लिए L बटे K लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए दूसरा रेशियो A बटे K अर्थात आधार बटे कर्ण, टैन के लिए क्या लिखेंगे? L बटे A अर्थात लंब बटे आधार। अब इनका कॉसेक के लिए इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो वो तो समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। ये रेशियो याद रखना, लाल बटे कक्का या लाल बटे के अवस्थी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र याद रखना जरूरी है। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो याद रखने हैं। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे प्रकाशिकी, जहां पर आप लेंस का सूत्र बना रहे होगे, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बना रहे होगे, कई जगह पर यह चीज आएगी कि यदि थीटा बहुत सूक्ष्म है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, या टेन थीटा भी थीटा के बराबर लिख सकते हैं। समझ में आया? जब थीटा बहुत छोटे हो, बहुत छोटा सा कोण बन रहा हो, तो वहां पर हम साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर मान लेते हैं, टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी सदिश। वाह 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 वाह, ये सदिश सर क्या है? सदिश बहुत मजा आने वाला है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स की वो कड़ी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। हर जगह अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो वेक्टर को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत स्पीड के साथ इस वीडियो को नहीं देखना है, एक एक टर्म्स को बहुत अच्छे से, आपको आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, फिर भी इसको रिवाइज कर लो, हो सकता है मैं कुछ नया बता दूं। आइए आप एक चीज जान लो, किसी भी सदिश को व्यक्त करने का तरीका जो होता है, ये एक तीर जैसा निशान है ना, इसे वेक्टर बोला जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो वास्तव में किसी भी भौतिक राशि का परिमाण बताती है। परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है वह आंकिक मान। परिमाण का मतलब क्या होता है? आंकिक मान, जो वैल्यू दिखा हुआ है, जैसे 10 किलो 20 किलो, तो 20 और 30 ये जो वैल्यू लिखी जा रही है वो आंकिक मान है उसका। लेकिन सर किलोग्राम द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, ठीक है। ये इसका आगे का पार्ट क्या होता है बच्चों? हेड होता है, और ये पीछे वाला भाग क्या होता है? टेल होता है। ये वेक्टर को सदिश व्यक्त करने का तरीका है। जैसे बल का मान हम कोई लिख रहे हो, बल का मान बच्चा पार्टी मान लो आपने लिखा 8 न्यूटन, तो बताओ अगर आपने कोई भी बल का मान ये इस प्रकार से लिखा F बराबर 8 न्यूटन, तो बताओ क्या ये सही है? अभी जो आपने ये 8 न्यूटन लिखा है, ये केवल परिमाण लिखा है, अर्थात केवल आंकिक मान लिखा है, ये सही नहीं है।
बल एक सदिश राशि है बच्चों, बल एक सदिश राशि। हम जिस भी दिशा में बल लगाएंगे वस्तु उस दिशा में गति करेगी, इसलिए बल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा व्यक्त करना जरूरी है। अगर मैं 8 न्यूटन के साथ लिख दूं उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, मैं प्यारे साथियों में गर्व से कहूंगा कि इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दीजिए। अब ये एफ वेक्टर एक सही चीज हो गई। परिमाण के साथ ये क्या लिख गया, दिशा लिख गया, और परिमाण के साथ जब दिशा होती है बच्चों यही होती है सदिश राशि। परिमाण के साथ दिशा व्यक्त करना ही क्या है, सदिश राशि है। परिमाण के साथ दिशा की जरूरत पड़े, परिमाण के साथ साथ दिशा की हमें जरूरत पड़े ही पड़े, वो राशियां क्या होती है, सदिश राशियां कहलाती। अब बल जब सदिश राशियां होती हैं तो दिक्कत ये आती है कि जैसे अदिश राशियों में हम जोड़ना देखते हैं, अदिश राशि में अगर हमें जोड़ना हो, अदिश राशि का जोड़ अगर हमें जोड़ना हो, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीज गणितीय योग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा पार्टी, बीज गणितीय योग, सीधे सीधे बीज गणितीय योग। जैसे कि मैं आपसे कहूं 50 किलो, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, जोड़ दीजिए कितना हो गया, दोनों मिलाकर के आप कहोगे 110 किलोग्राम हो गया, 110 किलोग्राम हो गया। लेकिन जब बच्चा पार्टी सदिश का जोड़ आता है, सदिश योग की बात आती है, ठीक है, सदिश योग की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं कहूं 8 न्यूटन पूर्व की ओर बल लग रहा है, 8 न्यूटन पूर्व की ओर बल लग रहा है किसी वस्तु पर, और उसी वस्तु पर मैं 4 न्यूटन का उत्तर की ओर बल लगा रहा हूं, उत्तर की ओर बल लगा रहा हूं, ठीक है, उत्तर की ओर बल लगा रहा हूं किसी वस्तु में। मैं 8 न्यूटन का पूर्व की ओर बल लगा रहा हूं, हालांकि ये पूर्व भैया ये पूर्व नहीं होता है, आप ऊपर की ओर हमेशा उत्तर लिखते हो जब भी कभी दिशाएं दिखानी हो, और इसमें पूर्व लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत अब है ना। 8 न्यूटन का बल उत्तर की ओर लग रहा है, यहां पर एक रखी हुई है वस्तु, यहां पर एक रखी हुई क्या वस्तु, बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको एक लोग धक्का दे रहे हैं 4 न्यूटन का बल लगा करके, इधर एक लोग ऊपर दे रहे हैं 8 न्यूटन का बल, तो क्या बताओ लगने वाला कुल बल आप ये लिखोगे 8 + 4 = 12 न्यूटन, मुझे बताओ 8 + 4 = 12 न्यूटन लिखोगे, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सदिश राशियों में बच्चों होता है सदिश योग, और इनका सदिश योग निकालने के लिए मान लो ये A = 4 न्यूटन और ये B = 8 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, तो इनका सदिश योग इनके बीच का एक परिणामी आएगा, इन दोनों के बीच में ही कोई मान होगा। जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, एक इस तरफ गुलुआ बैठा हुआ है, ये आपका भाई, ठीक है, इसको खींच रहा है, और इसकी बहन बैठी हुई है, ठीक है, और ये बहन जो है, ये जो बहन बैठी हुई ये भी क्या कर रही है, खींच रही है इस बॉक्स को। तो बॉक्स बताओ इधर जाएगा कि छोटकी की तरफ जाएगा, गोलू की तरफ कि छोटकी की तरफ, दोनों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों अपना अपना ये F1 बल लगा रहा है, ये F2 बल लगा रहा है। परिणामी बल की दिशा इस तरफ होगी, परिणामी बल, मैं क्या बोल रहा हूं, इस एरो को, जो ये एक बल की दिशा, एक बल की दिशा, इन दोनों के बीच में ये जो बल है इसे हम बोल रहे हैं परिणामी, ना कि परिमाण बोल रहे हैं, परिणामी बोल रहे हैं, जिसे बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच में, आप समझ में आ रहा है ना, सदिश अदिश राशियों का योग एक अलग बात है, उनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन सदिश राशियों में ऐसे नहीं जोड़ देते हैं हम, ठीक है, उनको इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, उनको जोड़ने के लिए अब परिणामी निकालना पड़ेगा। परिणामी रिजल्टेंट को अगर हम R लिखें तो ये जो सदिश राशि, ये भी परिणामी, इन दोनों का मान भी बल ही आएगा, ये भी एक बल ही है, वेक्टर F, ये भी वेक्टर R, लेकिन इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी निकालेंगे, परिणामी का परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण के लिए मॉड लगा दो, वेक्टर R बराबर पता क्या होगा, सूत्र कैसे होगा, R बराबर बच्चों √ लगाएंगे, और जो दो भौतिक राशियां हम सदिश की जोड़ रहे हैं, अदिश की नहीं, फिर कह रहा हूं, सदिश के जोड़ने के लिए A² + B² + 2AB cos थीटा, और ये सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, वो पूरा डेरिवेशन 11th में है, उसको हल करने के बाद ये सूत्र आता है। ऐसा नहीं कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से आया ये सूत्र, तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है उसका, मैं वो यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन आपको सूत्र सिखा सकता था, इसलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सूत्र की चर्चा की है, इसको जरूर याद रखो।
आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सर थीटा किनके बीच का कोण है? इन दोनों ए और बी के बीच का कोण है थीटा। ए और बी के बीच का कोण है थीटा। जो इन दोनों के बीच कोण था पहले, वही कोण बच्चों ये थीटा हो गया। ठीक है, सदिशों के योग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी। याद रखना, ये थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। जैसे मान लो एक सदिश की दिशा इस तरफ है ए, और एक सदिश की दिशा इस तरफ है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच कितना कोण हुआ? 180 डिग्री का कोण हुआ। जरा मुझे बताओ आर का मान क्या आएगा? आर का मान आएगा सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो कॉस थीटा लिख रहे थे अब वो कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। इस प्रकार से आएगा, सॉरी ये आएगा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पता है कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो -1 जब रखेंगे तो ये -2ab बन जाएगा। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इतनी तो बीजगणित पढ़े हो, कक्षा 6 में ये बच्चों सिखा दिया जाता है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ये आ गया a माइनस बी। बताओ, जो हम दो सदिशों का योग करने चले थे, अगर वो दोनों विपरीत दिशा में हैं, दो सदिश अगर बच्चों क्या हैं? विपरीत दिशा में। दो सदिश, दोनों सदिश क्या हैं? दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है एक दूसरे के, 180 डिग्री कोण पर है, एक पर बल लग रहा है इधर, एक मतलब हमको कोई धक्का दे रहा है, एक इधर एक इधर, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। ऐसी स्थिति में हम सूत्र जब लगाएंगे कॉस थीटा, तो देखो ये a माइनस बी, ये a माइनस बी क्या? ये बच्चों होगा बड़ा मान, ये होगा बड़ा मान, और इस b को हमेशा छोटा मान वाला लेंगे। अब इतना तो पता चल ही जाएगा ना, मान लो बल ही लग रहा हो, ये होगा भैया 8, b हो गया 8 न्यूटन, तो a हो गया 10 न्यूटन। तो भैया ए का मान बड़ा वाला ही रखना, तभी यहां पर ऐसा नहीं कि b माइनस ए कर दो, कह दो माइनस में उत्तर आ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ गए ये बात? क्लियर? तो ये चीज आप याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी a माइनस बी। कई बार a प्लस बी कब होगा? जब बच्चों एक ही दिशा में एक सदिश वेक्टर a भी इसी पर बल लग रहा है इस तरफ ही, और इसी तरफ वेक्टर b भी है, दोनों बलों का मान। तो r बराबर फिर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब a और b के बीच कितना कोण है? थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि a भी उसी दिशा में, b भी उसी दिशा में, a और b 0 डिग्री। आप देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये सीधे सीधे जान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, मतलब a प्लस बी आएगा r बराबर। ठीक है, तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो r बराबर a प्लस बी जोड़ेंगे, और जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो वहां पर r बराबर a माइनस बी करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों सूत्र लिखोगे, ये दोनों कंडीशन लिख लोगे, बोलो, ये दोनों कंडीशन लिख लोगे, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। ये कैसी है कंडीशन? एक ही दिशा में सदिश हो, एक ही दिशा में दोनों सदिश हो तब के लिए है, और ये विपरीत दिशा में दो सदिश हो तो उसके लिए है। ठीक है बच्चा पार्टी, आइए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सदिश को घटकों में तोड़ना, सदिश को घटक में तोड़ना, घटकों में तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी। इतनी जगह 12th में जरूरत पड़ेगी, पूछो ना। फिर मुझसे नहीं कहना कि सर आपने तो बताया ही नहीं था ये बात। मैं फिर कह रहा हूं बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस चीज को सीखने के लिए। शायद फिर आपको मौका ना मिले, शायद फिर आपको दोबारा मौका ये ना मिले। देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ध्यान से देखो, इधर भी वही हाल, एक बना देते हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। कई बार क्या होता है मेरे दोस्त, ये एक वेक्टर बना हुआ है, ये एक वेक्टर है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। किसी भी रेखा के साथ, मान लो ये इस रेखा के साथ कोण दिया गया थीटा, ठीक है, ये एक रेखा थी, एक्स अक्ष था, वाई अक्ष था, जो भी अक्षर है कोई दिक्कत नहीं, बस ये मान लो कोण थीटा, और ये आपका एक सदिश दिया गया वेक्टर ए। ये एक कोई सदिश है, एक ही सिंगल कोई एक वेक्टर है, मान लो बल ही है, बल ही है। ठीक है, किसी वस्तु पर जब आप बल लगा रहे हो तो उसकी दिशा बल वस्तु पर आरोपित, मान लो ये रिमोट रखा हुआ है,
इस पर लगाने बल हम थोड़ा सा तिरछे एंगल पे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो बल की दिशा इधर है। अब वस्तु का विस्थापन किस ओर होगा, क्योंकि बल की मेन डायरेक्शन इधर है, मेन डायरेक्शन इधर है, स्पर्श करता हुआ हम इस पर बल लगा रहे हैं, स्पर्श करता हुआ बल, तो भाई उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एक डिफरेंट डायरेक्शन होगी। तो वस्तु के साथ वो थीटा कोण बना रहा है जो भी बल की दिशा है। तो हम बल की दिशा को, कि वस्तु की दिशा में कितना बल लग रहा है, उसका घटक निकाल सकते हैं। इसी का बच्चों ये आधार घटक जब निकाल, ये आधार लाइन होती है, आधार लाइन आप लिखोगे a cos थीटा, हमेशा ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से इस पर लंब डालोगे बच्चों, ये समकोण बनेगा, ठीक है। जब लंब डालोगे तो ये क्या बनेगा, समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी, कर्ण का मान a है। आपको पता है cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है a बटे k, आधार बटे कर्ण, है ना, होता है कि नहीं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आपको पता है कर्ण का मान a है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे a, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, a cos थीटा होगा, आधार बराबर a cos थीटा होगा, ठीक है। ये आधार की वैल्यू आ गई, ये कर्ण था, ये वैल्यू हमें नहीं पता लंब का, ये बस मैं बता रहा था सिंपल। और इस आधार रेखा के जो भी लंबवत होगा वो बच्चों लंबवत घटक होगा a sin थीटा। कई बार यही क्या करता है, ये वेक्टर a दिया गया है, कोण ये दे दिया जाएगा थीटा। अब क्या होगा सर, क्या ये लंबवत घटक जो a sin थीटा था वो यही होगा, नहीं, अब ये बच्चों आधार घटक बन जाएगा, अब ये cos थीटा हो जाएगा। अगर इस रेखा के साथ कोण दिया गया वेक्टर का, अब इस रेखा के जो लंबवत घटक होगा वो बच्चों sin थीटा रहेगा, a sin थीटा, a sin थीटा। क्लियर, क्लियर हुई बात। तो ये हो गया सदिशों का वियोजन दो घटकों में। हमने वेक्टर a को दो भागों में बांट दिया, एक a cos थीटा और एक a sin थीटा। एक ही सदिश को, एक ही वेक्टर को दो भागों में बांट दिया। ये अब वेक्टर a को, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर a cos थीटा प्लस a sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का योग ही बच्चों है वेक्टर a, वेक्टर a, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, इसके बाद सदिशों का गुणनफल याद रखना, सदिशों का गुणनफल। भैया अगर अदिश गुणनफल हो, दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल कहीं पर जरूरत पड़े तो अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये अदिश गुणन है, डॉट लगा करके लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है a b cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो बच्चों वहां पर ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होता है कि ये तो सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, लेकिन अगर अदिश गुणनफल होगा तो वो एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अदिश राशि ही प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल ये W लिखा हुआ है, इधर ये वेक्टर F डॉट वेक्टर S। बच्चों बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन अगर इनका गुणनफल अदिश रूप में हो रहा है तो एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी, एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी। वहीं अगर सदिश गुणनफल हो, कैसा हो, अगर सदिश गुणनफल हो, अर्थात बच्चों वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिखा हो, तो ये होगा ab sin थीटा, ab sin थीटा। और n कैप लगाना मत भूलना, क्योंकि सदिश राशियों में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये n कैप क्या है सर, एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश को वेक्टर r, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा समझ लो, एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत जरूरी है, कई जगह पर जरूरत पड़ेगी। एकांक सदिश का मतलब ही होता है केवल दिशा बताना, क्योंकि इसका सूत्र वेक्टर r बराबर हम लिखेंगे, सॉरी r कैप, इसे कैप बोला जाएगा, ये एरो को, वेक्टर r बटे r। ये r क्या है सर, परिमाण है, और वेक्टर r क्या है, परिमाण के साथ दिशा भी लिखा हुआ है। समझ गए थे ना, अभी 8 न्यूटन वाला उदाहरण दिए थे, अभी 8 न्यूटन वाला ये उदाहरण दिए आपको। देखो ये 8 न्यूटन उत्तर की ओर, 8 न्यूटन केवल लिखा हुआ है तो मतलब परिमाण। तब हम वेक्टर एफ नहीं लिखे थे, केवल f लिखे थे, लेकिन जैसे ही दिशा लिख दिए उत्तर की ओर तुरंत वेक्टर लगा दिए थे। तो वही चीज है यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर है। इसका मतलब हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है कि 2 मीटर, मान लो 2 मीटर पूर्व की ओर, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, और यहां पर ये r का मतलब हुआ केवल 2 मीटर लिखा हुआ है, केवल 2 मीटर लिखा हुआ है। अर्थात एकांक सदिश का 2 मीटर से 2 मीटर कट जाएगा, केवल पूर्व बचेगा। अर्थात एकांक सदिश का काम केवल दिशा बताना है, केवल दिशा, वैल्यू इसकी 1।
इसकी वैल्यू कितना 1 रहेगी। ठीक है, तो ये एकांक सदिश का काम होगा। ए बी साइन थीटा, जैसे इसका उदाहरण देख लो, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आप पढ़ोगे। दो सदिश दोनों, आर भी क्या है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, जो कि एक स्थित सदिश है, बल का स्थित सदिश है ये आर, ठीक है, जहां पर बल हम लगा रहे हैं आर, और एफ भी, बल भी एक सदिश राशि, इन दोनों का सदिश गुणनफल बच्चों एक सदिश भौतिक राशि होगी। टाउ भी सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि होती है। तो ये सदिशों का गुणनफल हो गया, याद रखना, कई जगह पर आपको मदद करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं, अवकलन। ओ हो, क्या बात है सर, इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अवकलन, देखो कितना बढ़िया मैंने शब्द लिखा है इसको समझाने के लिए कि अवकलन का मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अवकलन का मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के निकालना। मान लो हम यहां से गए, फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन मैं आपसे कहूं या 2 घंटे में चला लगातार, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 53वें सेकंड में या 53वें मिनट में कितनी दूरी तय की, तो 53वां मिनट एक इतनी बड़ी दूरी का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वहां पर हम अवकलन करेंगे, वहां पर हम अवकलन करेंगे। अवकलन मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बदलाव की दर, बहुत ही भावार्थ इतने शब्द मैंने खोज के लिखे हैं। बदलाव की दर कि उस समय क्या बदलाव हो रहा था पर्टिकुलर छोटे से टाइम पे। जैसे इसको अवकलन को लिखने का तरीका होता है d/dx, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। और यहां पर हम सबसे ज्यादा सूत्र यूज करते हैं d/dx x की पावर n, अर्थात x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन अगर हमें करना है तो इसका सूत्र बचता होता है nxn-1, ये इसका सूत्र होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ अगर आपको हल करवाऊं, मान लो लिखा हो d/dx x की पावर 3, इसका अवकलन कीजिए, x की पावर 3 का अवकलन कीजिए, तो n की जगह 3x n-1 मतलब 3 - 1, ये क्या आ गया 3x² हो गया। बड़ा आसान हो गया सर, बड़ा आसान हो गया। अगर लिखा हो d/dx 2x की पावर 5, अब बताओ क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, ये जो 2 अगर x के गुणा में लिखा हुआ है तो इसे बाहर लिखेंगे, इसका अवकलन नहीं होगा। x की पावर 5 का अवकलन ठीक ऐसे ही होगा जो ये सूत्र आप देख रहे हो, nxn-1 मतलब 5x 5 - 1, ये आ जाएगा 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10x की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, अगर 2 गुणा में है तो, कोई अंक गुणा में आ गया तो। लेकिन अगर इकलौता अंक गुणा में आ जाए अचर पद, अर्थात बच्चों d/dx कह दे, लो 6 लिखा हुआ है, इसका अवकलन करो, 6 का अवकलन x के सापेक्ष करो, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अचर पद का अवकलन जो होगा, अचर पद का अवकलन जो होगा बच्चों वो क्या आएगा, 0 आएगा। अवकलन का मतलब अब मैं बता दूं, ये है छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अवकलन बच्चों छोटे मियां और समाकलन का यूज बड़े स्तरों पर करते हैं। किसी बड़े काम को करना है तो छोटे छोटे भाग में करना। यहां क्या लिखा था, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वहां पर किसी बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ना। यहां पर आपने तोड़ने शब्द का इस्तेमाल किया, यहां पर आपने बच्चा पार्टी याद करो, यह हुआ तोड़ना और वो होगा जोड़ना। छोटे मियां मतलब तोड़ने काम करते बहुत खतरनाक होते हैं, इनका काम है तोड़ना, इनका काम है तोड़ना, किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये बच्चों अवकलन के कुछ अन्य सूत्र हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। जब 2 पदों का गुणनफल में अवकलन करना हो, जैसे एक पद u और दूसरा पद v, 2 पद में अवकलन अगर आपको करना हो, दोनों पद अवकलनीय हो, मान लो एक लिखा हो 3x प्लस साइन एक्स, 3x इंटू साइन एक्स, ऐसे लिखा हो 3x इंटू साइन एक्स, v भी अवकलन करने वाला, u भी अवकलन करने वाला। तो क्या करोगे, u पहला पद
ऐसे ही लिखोगे, इनटू द्वितीय पद का अवकलन, दूसरा पद जो v लिखा होगा मतलब sin x का अवकलन करोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर दूसरा पद v केवल लिखोगे और पहले पद का अवकलन करोगे, du बटे dx। ठीक है, समझ में आ गया। ये भाग में अगर लिखा हो, मान लो ऊपर लिखा है x और नीचे लिखा हुआ है cos x, x बटे cos x, तो दोनों पद अवकलनीय है, दोनों पद का अवकलन कर सकते हो, कोई अचर पद तो है नहीं। तो यहां पर क्या लिखोगे, पहले जो हर में लिखा है उसका तो वर्ग करोगे, हर का वर्ग, और अंश में क्या लिखोगे, हर मतलब v गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो ये सूत्र है, याद बहुत कम जरूरत पड़ती है भाग वाले की, लेकिन फिर भी याद कर लो भाई, आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो इनकी जरूरत पड़ जाए अगर कहीं, तो आप भागो नहीं, आप इस सूत्र को थोड़ा सा गहन अध्ययन करके आप हल कर ले जाओगे। अगला देखो, अचर पद के लिए भैया 0, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, log x का अवकलन 1/x ही होता है। मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जब मैंने एयरफोर्स का रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो एयरफोर्स के इंटरव्यू में ये पूछा था क्वेश्चन कि भाई e की पावर x, मतलब ये नहीं पूछा था, पूछे थे कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वो कौन सी वैल्यू है जो सेम आती है। तो भाई e की पावर x होती है जो कि दोनों सेम आती है। ठीक है, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन इंटीग्रेशन जोड़ना ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है बाबू। समाकलन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी आकृति का मान निकालना। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी आकृति का मान निकालना चाहते हैं, समाकलन मतलब हुआ बड़े मियाँ। इसका जरूर, ये आखिरी बिंदु है, ये आखिरी बिंदु है, बड़े मियाँ। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये बड़े मियाँ भैया इनकी बात ही अलग है। बच्चों यहां लिखा हुआ है समाकलन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी आकृति का मान निकालना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, कोई नहीं सिखाया होगा कि अवकलन मतलब क्या होता है फिजिक्स में, और समाकलन का यूज फिजिक्स में कहां पर और किस लिए होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1 किलो चीनी में कितने दाने, तो आप नहीं बता पाओगे, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 1 किलो चीनी में बैठे 1 किलो चीनी को लेकर के निकालने लगे, एक एक दाना गिनने लगे। लेकिन मैंने कहा छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी आकृति का मान निकालना। 1 मुट्ठी चीनी उठाओ, अब 1 मुट्ठी चीनी के दाने गिन लो, 1024 दाने। अब उसी के आधार पर दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, और ये फिर ऐसे करके आप पूरी 1 किलो चीनी को ज्ञात कर सकते हो। मान या 1 कटोरी ले लो, 10 किलो चीनी है तो 1 कटोरी चीनी में कितने दाने, अब उसी कटोरी को बार बार आप नाप लो, काउंट कर दोगे इतने दाने। तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी आकृति का मान निकालना। अब समझ में आया सर असली मतलब समाकलन होता क्या है, आज तक नहीं जाने थे। अब देखो इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और पहला सूत्र है समाकलन x की पावर n dx। इसका मतलब हुआ x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन। यह सूत्र होता है x की पावर n+1 अपान में n+1। इसका मैं बहुत अच्छा मेथड बता देता हूं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के साथ मैं एक बहुत अच्छा मेथड बता देता हूं। मान लो लिखा हुआ है समाकलन x की पावर 3 dx। अब बताओ इसका क्या होगा। मैं आपको बताऊं x की पावर 3+1, आप 3+1 ऐसे लिखते हो, मतलब x की पावर 4/4। तो मैं आपको बताऊं जो घात है x की पावर 3 उसी का ज्यादा और फिर वही वैल्यू होती है, तो अर्थात बढ़ा बटे बढ़ा लिख दो। अगर मैं कहूं आपसे कि x की पावर 6 dx लिखा हुआ है तो सीधे सीधे बढ़ा बटे बटा x की पावर 7/7, x की पावर 7/7 ऐसे कर दिया करो। ठीक है, अगर लिखा है समाकलन 2x की पावर 7 dx, बताओ तो 2 को क्या करोगे, बाहर करेंगे, और वही x की पावर 8/8, x की पावर 8/8 बढ़ा बटे बढ़ा, ये अचर पद कूड़े में बाहर लिखेंगे। कभी कभी होता है कि समाकलन अगर 1 dx लिखा हुआ है तब क्या होगा सर, तब क्या होगा जल्दी बताओ। यहां पर अचर पद का समाकलन शून्य नहीं करोगे, यहां जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कई जगह बच्चों को जब डेरिवेशन में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्यों आया, कैसे हो गया। मैं फिर कह रहा हूं इसको याद रख लो, 1 dx अर्थात यहां पर कुछ भी ना हो तो जिसके सापेक्ष कर रहे होते वही आता है x। मान लो समाकलन आपके लिए लिखा होगा समाकलन dA, तो ये क्या आएगा, a आएगा। a क्या मान लो कोई क्षेत्रफल हो गया, कोई मान लो क्षेत्रफल हो गया तो dA आ गया। या लिखा हुआ समाकलन
क्यू डी एक्स, तो बताओ क्या आएगा। तो क्यू अचर पद है तो क्यू तो गुणा में रहेगा, लेकिन डी एक्स का लिए यहाँ कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। क्यू को मान लो है ही नहीं, बस लिख दो जाके, क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष समाकलन, भाई जो यहाँ लिखा होता है डी के साथ में, इसका मतलब होता है उसी के सापेक्ष समाकलन। तो भाई क्यू लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि क्यू स्क्वायर बटे 2 ऐसा लिख दोगे, नहीं, ये भाई एक्स के सापेक्ष समाकलन क्यू का करना है। तो क्यू एक अचर पद है, इसको बाहर लिखोगे। अब फिर वही बचा क्या यहाँ 1 एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो सीधे 1 क्यू एक्स लिखा जाएगा, इस क्यू एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं समाकलन के। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ उल्टा होता है, कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, जैसे अवकलन में पढ़े थे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन समाकलन में सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। यहाँ पर दो पदों का समाकलन का सूत्र क्या होगा, पहले पद का पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, फिर माइनस और फिर एक बड़ा वाला समाकलन लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे को बंद करके ब्रैकेट उसका समाकलन करना होता है। तो ये होगा सूत्र। लेकिन यहां पर पहला पद और दूसरा पद जो समाकलन में माना जाता है वो आइलेट के क्रम में माना जाता है। आइलेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक लॉग वाले फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक एक्स वाई जेड एक्स क्यूब जो भी लिखा है वो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस थीटा कॉस टेन, ई मतलब ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ई की पावर एक्स 1/x का लॉग एक्स। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है लिमिट वाला काम। ठीक है, सीमा से संबंधित सवाल, जैसे लिखा है ए और ये लिखा हुआ है ए से बी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा भैया, 1 है घात बढ़ा बटे बढ़ा। तो लिमिट लगाओगे आप, ये ए से बी, लिमिट लगाने में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं फिर कहता हूं बहुत आसान है, ए से बी लिखा हुआ है, बी अपर लिमिट जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है उसी जगह पे पहले बी लिखो, तो बी लिख दिया, बी स्क्वायर बटे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर माइनस अपनी तरफ से लगाओ, माइनस अपनी तरफ से लगाया, फिर ए उसी स्थान पर रखो जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा था। अगर यहाँ ए एक्स दिखा है तो एक्स की जगह ए लिखो, ए स्क्वायर बटे 2 हो गया। ये बच्चों लिमिट अप्लाई हो गई, ये लिमिट अप्लाई हो गई। इस प्रकार से लिमिट अप्लाई करने के लिए होता है, और लिमिट अप्लाई करना आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह इसका यूज होगा जब आप 12th पढ़ोगे, बहुत जगह आपका 12th में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट लिमिट वाला। ठीक है, याद रहेगा। कि और कोई एग्जाम्पल बता दे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारी जगहों पर जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण टिप्स, मास्टर ट्रिक्स आप सभी के लिए बता रहा हूं कुछ। जब भी न्यूमेरिकल हल करना तो यूनिट कंसिस्टेंसी पर जरूर ध्यान देना, अर्थात बच्चों आप इस बात का जरूर ध्यान दोगे कि मात्रक समान है कि नहीं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो आपको मात्रक में परिवर्तन करना होगा। जैसे 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होते हैं। एक स्थित को एक कूलाम बराबर स्टेट कूलाम कितना होता है, 3 × 10 की घात 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थैत कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। तो ये जो परिवर्तन करना हो जाता है कभी कभी, भाई माइक्रो कूलाम में दिया जा रहा है प्रश्न में और आपको आंसर दिया जा रहा है कूलाम में लाना है, तो उसमें ये परिवर्तन करना जरूरी है। यूनिट कंसिस्टेंसी आपको रहनी चाहिए न्यूमेरिकल लगाते समय। FBD फ्री बॉडी डायग्राम, FBD का मतलब हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये सर क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बच्चों आपको किसी आवेश पर, मान लो यहां पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, इस पर कितने बल लग रहे हैं, एक इस दिशा से बल लग रहा है, एक इस दिशा में ऊपर की ओर बल लग रहा है, एक इस दिशा में बल लग रहा है। तो ये हुआ डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अर्थात किसी भी न्यूमेरिकल को हल करो यार, तो आप उससे रिलेटेड अपने रफली एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। इसलिए मैं हमेशा जब फिजिक्स के डेरिवेशन कराता हूं डायग्राम पर बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों को, और हमेशा डायग्राम आपके सामने हाथों से बना करके, कितना भी कैसा भी डेरिवेशन यार जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम अपने बच्चों को जब बनाना सिखाएंगे तब तो वो सीख पाएंगे। हम तो पैनल पे, हमारे पास तो सुविधा है, पैनल PDF में ले आए फिगर, फिर तो हो गया यार। बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि शुरुआत कहां से करनी है, ये लाइन सर कैसे खींचना है, वैसे ये तो तरीका नहीं पता चल पाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो तो रटाना हो गया। तो हम फिगर को हमेशा कभी भी कोई भी लेक्चर देख लोगे,
पूरे यूट्यूब पे मेरा लेक्चर में कभी भी मैं फिगर बना करके पढ़ाता हूँ, फिगर, और मैंने कई जगह पर कोई भी मेरे साथी शिक्षक हों, अगर भाई आप जल्दबाजी के चक्कर में आपको तो पता है, लेकिन बच्चे के स्तर में वो शायद फिगर कैसे बनाना होगा वो नहीं पता होगा, इसलिए निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि फिगर कैसे और कहाँ से शुरू करना है, क्या तरीका है, वो जानकारी मिलती। इसलिए मैं फिगर हमेशा बना के दिखाता हूँ। सिमेट्री, ये क्या हुआ सर? अर्थात बहुत चीजें जब 12th के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो सिमेट्रिक होती हैं, मतलब संतुलन में होती हैं। क्या होती हैं? संतुलन में। कई बार उत्तर आपका जो है आप ले लेते हो, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर आंसर एफ नेट बराबर 0 आ रहा होता है, उस पर लगने वाला कुल बल 0 बता रहा होता है। तो सिमेट्री वाली चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, इससे न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम आसान हो जाता है। कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और आपको पता ही नहीं होता है। ये 3 कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको जाननी है। अब मैं आप सभी से बस इतना ही निवेदन करूंगा, ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे लाडलों, आप सभी अपने रेड हार्ट से और साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा थॉट कि सर बहुत अच्छी क्लास लगी, थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को कि आपने इतना टाइम दे करके इस क्लास को इतना स्पेशल बनाया। फिर से बता रहा हूँ, क्या आपने नोट पॉइंट्स, इन 9 पॉइंट्स को आपने देखा, अच्छे से देखा तो एक प्यारा सा कमेंट, सर बहुत अच्छी क्लास लगी, मेरे लिए अब तक की फिजिक्स की सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लास। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 11th के वे टॉपिक कवर किए जो आप भूल जाते हो या कौन से ज़रूरी हैं 12th में जाने के लिए, या मैंने 11th नहीं पढ़ा। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन में शायद एक बार लेक्चर देखने से चीज नहीं आपको समझ में आई होगी अगर आपने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप चार्ट बना के लगा लोगे आपको जरूर काम करेगा। एक चार्ट पेपर लाना और उस चार्ट पेपर में पॉइंट नंबर 1 की सारी बातें, पॉइंट नंबर 2 की सारी बातें, पॉइंट नंबर 3 की सारी बातें, पॉइंट नंबर 4 की सारी बातें, इसके पीछे साइड चार्ट के पॉइंट नंबर 5 की सारी बातें, 6 की सारी बातें, 7 और 8, 9। मैं कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं, 12th में आपके रग रग में फिजिक्स उतार दूंगा। मैंने सिर्फ कहा नहीं है, प्रूफ करके दिखाया है, और पिछले कई वर्षों से बच्चों इसको फॉलो करते आ रहे हैं। आप सभी बच्चों वरदान बैच से पढ़ रहे हो जुड़ के, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अभी वरदान बैच परचेज किए हो तो आप टारगेट बोर्ड का ऐप डाउनलोड करके अभी भी क्लास 12th में हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हो। बिहार में सबसे सस्ता, आप किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, 1749 रुपए में बच्चों आपका ये सबसे सस्ता और बेहद क्वालिटी एजुकेशन देने के वाला, क्योंकि जो हम करते हैं वो करते हैं, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए पूरे भारत के बच्चे अब टारगेट बोर्ड को चुनते हैं। प्यारे बच्चों, ये विश्वास, ये भरोसा तब हमने जीता है जब बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए मैं खड़ा हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आप सभी पर, अगर आपने पूरा क्लास किया है। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और फॉलो कर लेना, ताकि आपको लगे कि हमें समय समय पर जो भी ये गाइडेंस के वीडियोस आते हैं वो आपको जरूर लाभ दे सके। ठीक है, आप कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। आपका बड़ा भाई, आपका ये गुरुजी, आपका ये मास्टर, आपका ये डॉक्टर आपके साथ है। मिलते प्यारे साथियों किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल बेस्ट, थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे दोस्त खुश रहे, मस्त रहे, और अपने से जुड़े लोगों को भी हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।